Hello students and welcome to this next lecture of earthquake resistant building design, and in this lecture we are going to start the next chapter, that is the introduction to IS 1893 part 1 2016. So basically this is a code which is given by the BIS, Bureau of Indian Standards, and it is one of the codes which is very important in terms of earthquake resistant building design, because it gives the general provisions which are required for your design of earthquake resistant buildings. And these are the topics that we are going to be covering in this chapter: introduction, assumptions and design, lateral forces, and also their calculation methods. So let us start. So first of all, let's do the introduction. So हमने देखा है कि in the past 50 years or even 100 years we witnessed a lot of destructive earthquakes. For example, in Kutch, and there were some in northern India and also in Assam. So after these earthquakes, okay, in 1962 it was observed कि हमको ज़रूरत है एक प्रॉपर गाइडलाइन की. ठीक है, हमको मतलब जो भी आपके पीपल जुड़े हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से, सिविल इंजीनियर्स हो गए, डिज़ाइनर्स हो गए, हमको ज़रूरत है एक प्रॉपर गाइडलाइन की जिससे हम आप अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स को डिज़ाइन कर पाएँ और उनको कंस्ट्रक्ट कर पाएँ. ओके, सो 1966 में पहली बार, ठीक है, आपका ये कोड बेसिकली लॉन्च किया गया था और इसका टाइटल था रिकमेंडेशंस फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन फॉर स्ट्रक्चर्स. ओके, द फर्स्ट कोड वाज पब्लिश्ड इन 1966. ओके, उसके बाद सबसीक्वेंट जो भी आपके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती गई, अर्थक्वेक्स आते गए, उसके बाद ऑब्जर्वेशन जो उसमें हुई, तो बेसिकली उसकी रिविजन्स आपके पास होती गई. रिविजन 70 में हुई, 75 में, 84 में, 2002 में, और जो लेटेस्ट रिविजन है IS 1893 की वो हुई है ईयर 2016 में. ठीक है, और इस कोड में बेसिकली 5 पार्ट्स हैं. पार्ट 1, 2 से लेके 5 तक. हर एक पार्ट में आपके डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया गया है. जो पार्ट 1 है बेसिकली, उसमें जनरल प्रोविजंस है बिल्डिंग्स के लिए. ठीक है, इसमें जनरल प्रोविजन बताई गई है जो बेसिकली आप हर एक पार्ट के साथ अप्लाई करके फिर बेसिकली आप डिज़ाइनिंग में आप हेल्प ले सकते हैं. एंड माइंड यू, ये कोड कोई मतलब अकेला ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा आपकी बिल्डिंग डिज़ाइन के लिए. साथ में आपके पास कुछ कोड्स जो आप स्लाइड के लास्ट लाइन में मेंशन है, IS 4326, IS 13827, 13828, 13920, 13935, इनके साथ बेसिकली आपने इस कोड को कंबाइन करके एक बेसिकली हम क्रिएशन बिल्डिंग डिज़ाइन को फिर फॉर्मुलेट करते हैं. ठीक है, ये कोड बेसिकली हमारे को जनरल प्रोविजंस देता है और हमारे सिलेबस में सिर्फ पार्ट 1 है. ठीक है, हमारे डिप्लोमा पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ पार्ट 1 हमारे पास है. और पार्ट 1 बेसिकली क्या कंटेन करता है? बेसिकली कंटेन करता है आपके सीस्मिक जोन मैप्स, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे. लास्ट टू लास्ट फर्स्ट चैप्टर आपको जो था, सीस्मिक जोन मैपिंग पढ़ी थी हमने. तो सीस्मिक जोन मैप्स के बारे में आपके IS 1893 में मेंशन है. सीस्मिक जोन फैक्टर्स के बारे में, इंटेंसिटी स्केल्स के बारे में, फंडामेंटल नेचुरल पीरियड्स के बारे में और सॉइल फाउंडेशन सिस्टम के बारे में बेसिकली आपके IS 1893 में मेंशन किया गया है. तो ये है इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. एक ये आपके पास टॉपिक आता है एजम्पशंस का. BIS ने कुछ इस कोड को फॉर्मुलेट करते हुए कुछ एजम्पशंस करी हैं. वो क्या एजम्पशंस हैं उनको हम नज़र मारते हैं ज़रा. So the first assumption is that the earthquake ground motions are complex and irregular, consisting of several frequencies and of varying amplitudes, each lasting for a small duration. Therefore, usually resonance of the type as visualized under steady-state sinusoidal excitations will not occur, as it would need time to build up such amplitudes. So basically इस पॉइंट में क्या डिस्कस ये कर रहा है कि जो अर्थक्वेक ग्राउंड मोशन है, जब अर्थक्वेक आएगा तो आपका जो अर्थ है, जो आपकी ज़मीन है, वो एक स्पेसिफिक पैटर्न में मूव नहीं करेगी, क्योंकि एक रैंडम वेव आ रही है, वो किसी भी तरह से मूव कर सकता है. तो जो ग्राउंड का मोशन होगा वो कॉम्प्लेक्स और इरेगुलर होगा, कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होगा बेसिकली उसमें. तो उसकी वेव्स जो आप बेसिकली आपके पास आएंगी, उनकी फ्रीक्वेंसीज अलग होंगी, उनका एम्पलीट्यूड अलग होगा और ये अलग अलग टाइम के लिए लास्ट करेंगी. ठीक है,
तो रेजोनेंस होने का चांस बेसिकली यहाँ पे नहीं होगा। रेजोनेंस क्या होती है? बेसिकली ये कंसेप्ट है फिजिक्स का। रेजोनेंस का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी बॉडी को, उसमें अगर आप बेसिकली ऑसिलेशंस या वेव्स जनरेट कर दो, ठीक है, उसकी उसी फ्रीक्वेंसी से जो कि उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसी भी चीज़ की क्या होती है? जिस फ्रीक्वेंसी से वो चीज़ वाइब्रेट करेगी, अगर आप उसको एक बार डिस्टर्ब कर दो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक पेंडुलम है, ठीक है, पेंडुलम सबको पता है, ये एक रेस्ट की पोजीशन में है। अगर आप उसको एक बार धक्का देके छोड़ दो, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो उसी फ्रीक्वेंसी को आप कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी वो बॉडी ऑटोमेटिकली ऑब्टेन कर लेता है अगर आप उसको डिस्टर्ब करो, ठीक है। हर एक बॉडी की अलग अलग अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। उसी तरह से आपकी बिल्डिंग की भी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। जब बिल्डिंग को आप एक एक्सटर्नल फोर्स से, वो फोर्स कौन सी है? अर्थक्वेक की फोर्स है, ठीक है, उससे डिस्टर्ब करोगे तो वो भी बेसिकली वाइब्रेट करना शुरू करेगी, ऑसिलेट करना शुरू करेगी। वो भी पेंडुलम की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। पेंडुलम की तरह कैसे बिहेव करेगी? लेट मी जस्ट डेमोन्स्ट्रेट। ये आपकी बिल्डिंग है, ये ग्राउंड सरफेस है, नीचे वाला पोर्शन ये वाला, ये फिक्स्ड है, ऊपर वाला बिल्डिंग का ये वाला पोर्शन फ्री है। जब अर्थक्वेक फोर्स आएगी तो बिल्डिंग आपकी अरे परे दोनों डायरेक्शन में मूव करेगी, स्वे करेगी, लाइक दिस। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट बिल्डिंग यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, इस तरह बेसिकली क्या है, ये ऑसिलेट करिए, जस्ट लाइक पेंडुलम। पेंडुलम होता था बॉटम डायरेक्शन में, लाइक दिस। बिल्डिंग एक इन्वर्टेड पेंडुलम की तरह है, उल्टा पेंडुलम है। आप बिल्डिंग को एक इन्वर्टेड पेंडुलम की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो बिल्डिंग भी एक बार जब उस पर अर्थक्वेक का फोर्स आएगा, ठीक है, तो उसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो डेवलप हो जाती है, ठीक है। ये थी बात नेचुरल फ्रीक्वेंसी की। लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट आ रहा है बेसिकली रेजोनेंस का। रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस वो कंसेप्ट है जब जो आपकी बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, उसी फ्रीक्वेंसी से अगर एक्सटर्नल फोर्स भी लग जाए, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका बेसिकली मतलब ये है कि ये हमारे पास बिल्डिंग थी, आपने इसको डिस्टर्बेंस दी, ठीक है। डिस्टर्बेंस एक बार लगी, बिल्डिंग थोड़ी देर यहाँ पे ऑसिलेट की, फिर वापस अपनी मेन पोजीशन पे आई, फिर इस साइड को आएगी, और ये इस तरह स्वे करती रहेगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से। अब जिस फ्रीक्वेंसी से ये ऑसिलेट कर रही है, अगर उसी फ्रीक्वेंसी से बार बार, ठीक है, जितने पीरियड में ये यहाँ जाके वापस यहाँ पे आएगी, ठीक है, उतने ही टाइम बाद अगर ये फोर्स दोबारा रिपीट हो जाए, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? जो फ्रीक्वेंसी आपके बिल्डिंग की थी, वही फ्रीक्वेंसी आपकी अर्थक्वेक फोर्स की अगर हो गई, अगर ये दोनों बराबर हो जाएं, फ्रीक्वेंसी को मैं न्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दोनों की फ्रीक्वेंसी अगर बराबर हो जाए, मीन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर oscillating body and the frequency of your force, external force causing this oscillation, if they become equal, then your resonance take place, ठीक है। उसी फ्रीक्वेंसी से अगर एक्सटर्नल फोर्स भी लग रही है तो रेजोनेंस हो जाएगी बॉडी में। और रेजोनेंस से क्या होता है? रेजोनेंस से बेसिकली आपके जो वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है, वो डबल हो जाता है, बेसिकली सुपर इम्पोजिशन हो जाता है। अगर आपकी बॉडी में वेव्स मैं साइन वेव से रिप्रेजेंट करूँ, तो एक्सटर्नल भी इसी फ्रीक्वेंसी से आ रही है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। तो बेसिकली ये वाला वेव फॉर्म और नीचे वाला वेव फॉर्म आपस में ओवरलैप कर जाएगा, और जो रिजल्टिंग आपके पास वेव फॉर्म बनेगा उसका एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा। समझ रहे हो? ये एम्पलीट्यूड और ये एम्पलीट्यूड आपस में ऐड हो जाएंगे। अगर ये ए एम्पलीट्यूड है, ये भी ए एम्पलीट्यूड है, तो नई वाली जो वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? ए प्लस ए टू ए, ठीक है। तो आपके पास जो नई वेव जनरेट हो रही है उसमें ज़्यादा एम्पलीट्यूड है, वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नेचर की है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट से हमें ये समझ आया कि रेजोनेंस अच्छी नहीं होती। अगर रेजोनेंस आपकी बॉडी में कॉज हो रही है, इट मीन्स
दैट मोर अमाउंट ऑफ एम्पलीट्यूड इज़ कमिंग और वो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होगा। तो ऐसा होना काफ़ी ज़्यादा मतलब मुश्किल है, क्योंकि वेव्स आपकी कोई एक ही फ्रीक्वेंसी से नहीं आ रही है, कॉम्प्लेक्स और इरेगुलर है। तो ऐसा होना बहुत मुश्किल होगा कि रेजोनेंस क्रिएट हो जाए आपकी बिल्डिंग में। ठीक है, स्टेडी स्टेट साइनोसॉइडल एक्साइटेशंस नहीं आती हैं। ठीक है, तो हम एज्यूम करते हैं कि रेजोनेंस कभी नहीं होगी आपकी बिल्डिंग में। ठीक है, बट ऐसे चांसेस देखे गए हैं, वेरी वेरी फ्यू केसेस हैव आल्सो अकर्ड जिसमें रेजोनेंस डेवलप हो जाती है। ठीक है, बट फॉर द पर्पस ऑफ डिज़ाइन हम ये असम्पशन करते हैं कि रेजोनेंस नहीं होगी, उससे हमारा डिज़ाइन सिंपल हो जाता है। ठीक है, और और ये भी अज्यूम किया जाता है कि अर्थक्वेक जो है वो हाई विंड, मैक्सिमम फ्लड और मैक्सिमम सी वेव्स के साथ कभी अकर नहीं करेगा। क्योंकि अगर हमने ये हमेशा एज्यूम किया तो हमारा जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, क्योंकि फिर हमारे को अपना डिज़ाइन को काफ़ी सेफ बनाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सेफ, और वो काफ़ी ज़्यादा अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है मोस्ट ऑफ द केसेस के लिए। क्योंकि ये बहुत ही कम चांस है कि आपका अर्थक्वेक जिस टाइम आए उस टाइम बहुत हाई विंड भी चल रही हो और उस टाइम मैक्सिमम फ्लड भी आया हो। ठीक है, ये बहुत ही रेयर ओकेजन्स है और रेयर ओकेजन के लिए हम डिज़ाइन नहीं करते। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट क्या है, इलास्टिक मॉडुलस की जो वैल्यूज़ है, ठीक है, जो स्टैटिक एनालिसिस के लिए हम लेते हैं। स्टैटिक एनालिसिस हमने अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं वो स्टैटिक एनालिसिस ही है। आरसीसी में आप पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में आपने पढ़ा है, ये बॉडी आपकी रेस्ट पे है, तो वही उन्हीं मॉडुलसिस को, उन्हीं मॉडुलाई को आप यूज़ कर लेंगे आपके डायनामिक कंडीशंस के लिए भी। डायनामिक कंडीशन क्या मतलब है, जब बॉडी आपकी मूवमेंट में है, जब बिल्डिंग मूव कर रही है, उस टाइम जो आपके स्ट्रक्चर का बिहेवियर है उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप इलास्टिक मॉडुलाई, ठीक है, कौन सा होता है इलास्टिक मॉडुलस आपका, ई, यंग्स मॉडुलस। ठीक है, और भी आपके मॉडुलाई होते हैं, बल्क मॉडुलस होता है, शेयर मॉडुलस होता है। ठीक है, तो ये मॉडुलाई आप वही यूज़ करेंगे जो आप स्टैटिक एनालिसिस में यूज़ करते हैं फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन। ओके, सो दीज आर द थ्री असम्पशंस, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ये पूछी जा सकती हैं एग्जाम में। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आ रहा है मॉडिफिकेशंस इन योर 6th रिवीजन। आपको जो लेटेस्ट रिवीजन इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन आई हैं। अब यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग कि इस टॉपिक में आपको कुछ चीज़ें ऐसे मिलने वाली हैं जो आपके बेसिकली अंडरस्टैंडिंग लेवल से ऊपर है। दीज आर बियॉन्ड इवन ग्रेजुएशन लेवल, ये आपके मास्टर्स लेवल में चीज़ें जो है पढ़ी जाती हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमने इन पॉइंट्स को याद करना है। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। सो फर्स्ट पॉइंट जो रिवीजन आपके पास किया गया है is that design spectra are defined for natural period up to 6 seconds. बेसिकली डिज़ाइन स्पेक्ट्रा आपका, जो आपकी अर्थक्वेक की वेव्स आ रही हैं उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को, ग्राफ पे जब आप वेव्स को रिप्रेजेंट करते हैं उसे डिज़ाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं। और उन वेव्स का जो नेचुरल पीरियड है वो अप टू 6 सेकेंड्स, ठीक है, इस बार लिया गया है। ये पहले कम होता था, 3 या 4 सेकेंड्स होता था। ओके, इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं मिलेगी, यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। सेकेंड है, सेम डिज़ाइन रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा आर स्पेसिफाइड फॉर ऑल बिल्डिंग्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन को यहाँ पे हम स्पेसिफिकेशन नहीं दे रहे हैं, कोई भी मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन हो आपने सेम डिज़ाइन स्पेक्ट्रम को यूज़ करना है। एंड बेसिस ऑफ वेरियस लोड कॉम्बिनेशंस टू बी कंसिडर्ड हैव बीन मेड कंसिस्टेंट फॉर अर्थक्वेक इफेक्ट्स विद दोज स्पेसिफाइड इन अदर कोड्स। जो लोड कॉम्बिनेशंस हम लेते हैं अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग डिज़ाइन के लिए, ठीक है, जो बाकी कोड्स में मेंशन्ड है अर्थक्वेक इफेक्ट्स के लिए, वही लोड प्रोविजंस आपने इस कोड में भी इंक्लूड कर लिए हैं। ठीक है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स को भी आपने इस कोड के अंडर में ले लिया है, जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स हैं आपके नॉन इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स। और इंपॉर्टेंट सेक्टर प्रोविजंस को हमने मॉडिफाई कर दिया है टू इंट्रोड्यूस इंटरमीडिएट इंपॉर्टेंस कैटेगरी ऑफ बिल्डिंग्स। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट सेक्टर क्या होता है, ये एक बेसिकली फैक्टर ऑफ सेफ्टी है जो हम डिफरेंट टाइप की बिल्डिंग्स को हम असाइन कर देते हैं। जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल्डिंग होगी उतना ज़्यादा उसका इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा और उतना ही ज़्यादा उसका फिर डिज़ाइन लोड होता है। ठीक है, तो उसमें बेसिकली आपने इंटरमीडिएट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है और उनके लिए भी एक इंपॉर्टेंट सेक्टर को आपने यहाँ पे बेसिकली असाइन किया है। ओके, फिर बात आती है आपकी आपकी डिज़ाइन लिटरल फोर्स की। तो हर एक बिल्डिंग को यहाँ पे एक लीस्ट मिनिमम लेटरल फोर्स के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए, ये प्रोविज़न इसमें एक्स्ट्रा आया है। इसके बारे में हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि डिज़ाइन लेटरल लोड क्या होता है, और इस बार मिनिमम लेटरल फोर्स का यहाँ पे कंसेप्ट आया है। ये पुराने
पुराने कोड्स में नहीं था। और बिल्डिंग विद फ्लैट स्लैब्स को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। आरसीसी आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पे स्लैब्स आपने पढ़ा होगा। फ्लैट स्लैब बेसिकली वो स्लैब होता है जिसमें कोई भी बीम नहीं होता, डायरेक्टली कॉलम के ऊपर ये रेस्ट करता है, ठीक है। उसको भी आपने इस कोड में इंक्लूड कर लिया है। और यहाँ पे एडिशनल क्लैरिटी आ गई है ऑन हाउ टू हैंडल डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरेगुलरिटी इन द स्ट्रक्चरल सिस्टम। स्ट्रक्चरल सिस्टम में इरेगुलरिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है, इसके बारे में एक अलग ही चैप्टर आगे आएगा, ठीक है, उसको भी हम देखेंगे। उसको भी यहाँ पे बेसिकली इस कोड में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। इफेक्ट्स ऑफ मेसनरी इनफिल वॉल्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द एनालिसिस। इनफिल वॉल्स क्या होती हैं? जो बेसिकली आपकी इंटरनल वॉल्स होती हैं, ठीक है, घरों के अंदर जो वॉल्स हैं जो बेसिकली लोड नहीं लेती हैं, सिर्फ पार्टीशनिंग का काम करती हैं, ठीक है, उनका भी इफेक्ट आपका अर्थक्वेक एनालिसिस में यहाँ पे लिया गया है। Method is introduced for arriving at the approximate natural period of buildings with basements, step back buildings and buildings on hill slopes, ठीक है। Provisions on torsion have been simplified। देखो बिल्डिंग में टॉर्जन भी आता है, जब अर्थक्वेक आएगा तो बिल्डिंग ट्विस्ट भी हो सकती है, ठीक है। टॉर्जन के बारे में आपने पढ़ा स्ट्रक्चरल एनालिसिस में, स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में, ठीक है। तो टॉर्जन इफेक्ट भी बिल्डिंग में आ सकता है, तो उसको भी यहाँ पे सिंप्लीफाई किया गया है। और सिंप्लीफाइड मेथड इज इंट्रोड्यूस फॉर लिक्विफैक्शन पोटेंशियल एनालिसिस। सो लिक्विफैक्शन पोटेंशियल एनालिसिस बेसिकली क्या है? आपकी सॉइल जब लिक्विफाई होती है अर्थक्वेक के आने पे, ठीक है, ये कंसेप्ट आपने सॉइल इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा, ठीक है। ये बेसिकली आपकी लूज सैंड्स में ऑब्जर्व किया जाता है जब वहाँ पे वाटर लेवल हाई हो, जब आपका वाटर टेबल थोड़ा हाई हो और आपका सैंड लूज हो, तो सैंड का लिक्विफैक्शन हो जाता है जब अर्थक्वेक आता है, और उसकी शेयर स्ट्रेंथ जीरो हो जाती है और बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है। तो उसके एनालिसिस के लिए लिक्विफैक्शन पोटेंशियल एनालिसिस यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए सिंप्लीफाइड मेथड यहाँ पे यूज़ किया गया है। दीज आर बियॉन्ड योर स्कोप, ठीक है, इनको सिर्फ आपने याद करना है बेसिकली। इसका डिस्कशन हमने चैप्टर में इसके से ज़्यादा नहीं करना है बेसिकली। ओके, सो यहाँ पे इस कोड में हमने एक सीस्मिक इंटेंसिटी फैक्टर या फिर जोन फैक्टर, ठीक है, को डिस्कस किया है। बेसिकली हमने डिस्कस किया था फर्स्ट चैप्टर में कि हम इंडिया को डिवाइड करते हैं सीस्मिक जोन में, ठीक है, जो कि कौन कौन से हैं, 2, 3, 4 एंड 5। और हर एक जोन को एक जोन फैक्टर असाइन किया गया है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो जोन कितना ज़्यादा सीस्मिकली एक्टिव है। जोन 2 सबसे सीस्मिकली इनएक्टिव होता है, इसकी सीस्मिक इंटेंसिटी सबसे लो है। जोन 5 वेरी सिवियर सीस्मिक इंटेंसिटी है। तो जितना ज़्यादा कोई जोन ज़्यादा सिवियर है उतना ही ज़्यादा उसका जोन फैक्टर होगा, ठीक है। सो एज वी कैन सी जोन 2 में जोन फैक्टर 0.1 है, ये बढ़ रहा है यहाँ पे, और जोन 5 में कितना हो जा रहा है, 0.36, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली टेबल मेंशन है कि अलग अलग जगहों में जोन 2 में जो जगहें आ रही हैं कौन कौन सी हैं, ठीक है। इन जगहों पे जब आप सीस्मिक लोड की कैलकुलेशंस करेंगे तो आप जोन फैक्टर की वैल्यू 0.1 लेंगे। सिमिलरली जोन 3 की यहाँ पे बात है, एंड इफ़ यू सी अहेड हम देखेंगे कि जोन 4 और जोन 5 की भी यहाँ पे डिस्कशन की गई है। ओके, सो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक अब आ रहा है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ IS 1893 पार्ट 1। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? इंपॉर्टेंस ये है कि इट इज़ द मेन कोड दैट स्पेसिफाइज द सीस्मिक जोन मैप ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सीस्मिक जोन मैप हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, वो इसी कोड में मेंशन है। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ द मेन कोड दैट स्पेसिफाइज द सीस्मिक डिज़ाइन फोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट। सीस्मिक डिज़ाइन फोर्स क्या है? बेसिकली ये वो फोर्स है जिसके लिए आप बेसिकली अर्थक्वेक पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्डिंग को डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। आपने RCC में पढ़ा होगा कि आप जो लोड आता है बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है, डेड लोड, लाइव लोड, फैक्टर सेफ टेबल लगाते हैं लिमिट स्टेट में 1.5 का। ओके, सो दो आर वर्टिकल लोड्स, ठीक है, जिसके लिए बिल्डिंग को डिज़ाइन कर रहे हैं। लेकिन अर्थक्वेक जो लोड आता है वो बेसिकली कहाँ से आता है? वो वर्टिकल लोड नहीं होता, वो लेटरल लोड होता है। तो उसके लिए डिज़ाइन के लिए आपके पास जो फोर्स है उसे कहते हैं सीस्मिक डिज़ाइन फोर्स, ठीक है। तो उसको कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, उसकी कैलकुलेशन के लिए यही कोड बेसिकली आपके पास मौजूद है। उसके बाद इट इज़ ऑल्सो द मेन कोड दैट कंटेन्स जनरल प्रोविजन विच आर एप्लीकेबल फॉर बिल्डिंग्स पार्ट 1। इसमें जनरल प्रोविजन भी मैंशन है बिल्डिंग के लिए, ठीक है। और सीस्मिक डिज़ाइन फोर्सेस एक्टिंग ऑन डिफरेंट इंपॉर्टेंट सिटीज़ कैन ईजिली बी कंपेयर्ड, ठीक है। हमने यहाँ पे ये टेबल जो पढ़ा था
ठीक है, डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं उनको यहाँ पे मेंशन किया गया है अंडर दिस टेबल। तो हम डिफरेंट सिटीज़ में जो डिफरेंट सीज़मिक डिज़ाइन फोर्सेस आएंगी उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बिल्डिंग देखें जलंधर, जलंधर हम टेबल में से देखें तो कहाँ लाइक कर रहा है, यहाँ देखिए जलंधर ये जोन 4 में लाइक करता है, तो इसका जोन फैक्टर कितना होगा 0.24। इफ़ यू कंपेयर दिस विद फॉर एग्जांपल बेंगलोर, बेंगलोर आप अगर देखेंगे, लेट मी गो बैक, बेंगलोर इज़ हियर, जोन 2 में लाइक करता है, तो बेंगलोर के लिए जो आपका जोन फैक्टर है वो 0.1 है और जलंधर के लिए कितना है 0.24 है। सो डेफिनेटली जलंधर में जो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, जो आपकी सीस्मिक डिज़ाइन फोर्स है, वो 2.4 टाइम्स ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू बेंगलोर। कैसे? सिंपल सा मैथ्स है ये, क्योंकि इसका जोन फैक्टर ज़्यादा है तो इसमें फोर्स हम ज़्यादा कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके जोन फैक्टर के। ठीक है, तो बेंगलोर में आपका जोन फैक्टर होगा 0.24, सॉरी जलंधर में 0.24 होगा और आपके बेंगलोर में होगा 0.1। ठीक है, तो जब आप इनकी फोर्सेस को डिवाइड करेंगे तो जोन फैक्टर भी जब आपस में कैंसिल होंगे, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.4। मीन्स जो आपका लिटरल डिज़ाइन फोर्स है, सिस्मिक डिज़ाइन फोर्स आपकी जो जलंधर में आएगी वो आपकी ऑलमोस्ट 2.4 टाइम्स ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द डिज़ाइन सिस्मिक डिज़ाइन फोर्स इन बेंगलोर। ठीक है, तो ये बेसिकली आप सिटीज़ को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी सिटीज़ में आपकी जो फैक्टर सेफ्टी वो कितना होगा। इस 2.4 का बेसिकली ये मतलब है कि जलंधर में जो आपकी बिल्डिंग्स होगी ना, उनका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.4 टाइम्स ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दोज कंस्ट्रक्टेड इन बेंगलोर। ठीक है, बेसिक सा ये मतलब है। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ योर IS 1893 पार्ट 1। तो आई थिंक इस लेक्चर में इतना सफिशेंट है, इसके आगे हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।